बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान बड़े डिफरेंट हालात से इस वक्त गुजर रहा है। मैं मुश्किल नहीं करूंगा, डिफरेंट कहूंगा। पाकिस्तान इस वक्त 5th जनरेशन वॉरफेयर का सामना भी कर रहा है, प्रॉक्सी वॉर्स का भी सामना कर रहा है, और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एक नई लहर भी हमने देखी है। नाज़रीन, ये सब कुछ जब हो रहा है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो रियासती अदारे हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, फॉर इंस्टेंस नेक्टा, और ये थ्रेट अलर्ट्स भी जारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें मतवातर हो रही हैं। इस पर भी बात करेंगे। दो इस वक्त जंगें चल रही हैं, एक लाइन ऑफ कंट्रोल से बाहर चल रही है और एक लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर चल रही है। बयानिए की जंग भी इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, जो सियासतदान भी चला रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। पूरी दुनिया इस वक्त किस सिचुएशन पे है और पाकिस्तान को लेकर दुनिया, हमारे जो हमसाए ममालिक हैं, ये क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान क्या सोच रहा है, हिंदुस्तान की प्लानिंग क्या थी, इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सेनेटर रहमान मलिक साहब। आप चेयरमैन हैं सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर के, साबिक वज़ीर दाखिला भी रहे हैं पाकिस्तान के। मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। मलिक साहब, सबसे पहले मैंने जिस तरह पहले बताया, पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल और डिफरेंट हालात से गुजर रहा है, और 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात आए, प्रॉक्सी वॉर्स की बात आए, ये सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है। इसको इनिशियली आप क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जश्न ईद उल मिलाद नबी की सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इस मुबारक मौका पे मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह मियाँ पाकिस्तान को सलामत हमेशा दुनिया रहती दुनिया तक सलामत रखे, और जो भी कुछ साजिशें हमारे खिलाफ हो रही हैं वो भी अल्लाह मियाँ इनको हदायत दे जो कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आज बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आया टर्की में, और हज़ारों जाने उसमें तलब हो गई। अल्लाह मियाँ उनको जन्नत नसीब करे, और मेरी कंडोलेंसेस विद द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, और हमारे जितने बहन भाई हैं वहाँ पे जिनको नुकसान पहुंचा है, उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचा, उनको पाकिस्तान की तरफ से, अपनी तरफ से, हमारी पूरी कौम की तरफ से मैं उनको कंडोलेंसेस ऑफर करूंगा। मंसूर साहब, आपने बात शुरू की है 5th जनरेशन वॉर जी। बेसिकली इस पे बहुत लिखा, मैंने बहुत इस पे काफ़ी अपनी राय भी दी, और मेरे 1-2 लेक्चर्स भी हैं, उसमें भी देख लीजिएगा। एक मैंने कमांडर स्टाफ कॉलेज कोयटा में भी इसी 5th वॉर जनरेशन पे दिया था। देखें, हम ऑलरेडी गुजरे हैं हाइब्रिड वार से, प्रॉक्सी वार से, और मैं बहुत पहले ये अर्ज कर चुका हूँ कि पाकिस्तान पे मुख्तलिफ अटैक होंगे। अब जो बॉर्डर की जंगें थी वो थोड़ी सी एक और डायरेक्शन ले गई हैं कि अंदर लड़ाई लड़ो और अपने एजेंटों के थ्रू लड़ो, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त कुछ खतरात में गिरा हुआ है। वो आपको पता है कि ईस्टर्न बॉर्डर में इंडिया है, वेस्टर्न बॉर्डर पे आपको पता है जो अफगानिस्तान का है वो भी सामने है। और एक चीज और जो भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा, इस पे आप अगर आपने कोई रिसर्च की है तो उसमें बात कर लीजिएगा। अभी जो सैटेलाइट स्पाइंग सैटेलाइट एक लॉन्च किया है हिंदुस्तान और इंडिया ने, दैट्स वेरी डेंजरस टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये तो जो हमारी प्राइवेसी है और जो हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं या चाइना की हैं, दे आर फुली एक्सपोज्ड। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान में हमारी कौम में एक पूरी यूनिटी की जरूरत है, जो कि मैं नहीं देख रहा हूँ। एक पोलराइजेशन मैं देख रहा हूँ, गाली गलौज देख रहा हूँ, झगड़े देख रहा हूँ, लेकिन अभी जो वक्त है हमारे पे ये बहुत कड़ा है। आपने जैसे बात की है, मैं बिल्कुल उससे मुतफिक हूँ। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं, फिर इसको क्लोजअप पे आगे लेकर चलेंगे। सर, मैं कराची से शुरू होना चाहूँगा। कराची में जो कुछ हुआ, और उसके बाद मैं हमेशा कहता हूँ इट वॉज अनकॉल्ड फॉर, ये नहीं होना चाहिए था। उसके बाद एक कराची सिंध हुकूमत ने एक कमेटी बना दी, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बना दी, और एक मैंने सुना है कि सेनेट के अंदर भी बन गई। सर, इन तीनों का ऑब्वियसली रिजल्ट हम देखेंगे अगले 5-7 दिनों के अंदर आ जाएंगे, और आई एम श्योर ऑफ दैट कि ये एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते होंगे। तो फिर क्या होगा, आपका इसके ऊपर क्या व्यू है? मंसूर साहब, आप भी एक ऐसी फैमिली से तलक रखते हैं जो इन्वेस्टिगेशन की फैमिली, इन्वेस्टिगेटर की फैमिली कह सकते हैं। आपके वाला साहब खुद DGFIA थे, आपको थोड़ा बहुत जिंदगी में तजर्बा होता रहा होगा। जब बहुत सी कमेटियां या बहुत से इन्वेस्टिगेटर आ जाते हैं तो फिर हर एक अपनी लाइन टो करता है। वो सही हो या गलत हो वो तो वक्त फैसला करता है, लेकिन कन्फ्यूजन जरूर क्रिएट होती है। लेकिन यहाँ मैं जरूर ये कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पर कल परसों को डायरेक्शन दी थी कि इस पर कोई बातचीत ना की जाए, और मना कर दिया साहब को इस पर बात करने के लिए। मैं मुनासिब ये समझता हूँ कि क्योंकि मैटर अब जो है सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, और वहाँ पे ये मैटर सब जुडिस है। मेरी कही हुई बात जो है
शायद को उसको नेगेटिव या किसी और डायरेक्शन में बना लिया जाए। मैं इसको एक ही लाइन में सम अप करूंगा कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जिन इदारों का जो काम है अगर वो करें तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं होंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, नेक्टा की मैंने थोड़ी सी आपसे बात करनी है। आपको याद होगा एपीएस जब हुआ था तो नेक्टा का एक अलर्ट आया था। अभी जब इस सिचुएशन हो रही थी तो पेशावर को लेकर खैबर पख्तूनख्वा को और बलूचिस्तान में एक दोबारा नेक्टा अलर्ट आया था, और उसके बावजूद आई एम श्योर बलूचिस्तान ने तो वहां पर काफी मैनेज भी किया, एक वो बम धमाका हुआ, लेकिन ओवरऑल एक सिचुएशन को मैनेज किया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो शायद उस तरह मैनेज नहीं हुई चीजें। क्यों सर, इसमें लैप्सेस आप कहां देख रहे हैं? नहीं देखिए, मैं इसको लैप्सेस नहीं कहता हूँ। ऐसी इंफॉर्मेशन जो होती है बड़ी कोई भी कोई इंसिडेंट होना होता है तो बहुत थोड़ी देर पहले पता चलती है, मे बी 24 आवर्स, मे बी लेस देन अ डे। तो वो जो जिन्होंने ये काम दिखाना होता है या करना होता है वो तो अपनी पूरी चीज को मोशन में डाल चुके होते हैं। उनको वो अपने लॉजिस्टिक्स और वो एक किस्म की गुरीला वार है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि एक किस्म की गुरीला वार है तो पहले इतलात जो है महीना पहले तो नहीं होती या 15 दिन पहले तो नहीं होती कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अकॉर्डिंगली कर लें। और दूसरे ये वो लोग हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं करते, या वो सुसाइड बॉम्बर होते हैं या फिर वो बिल्कुल मौत के करीब होते हैं, परवाह नहीं करते। और जो मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी टेररिज्म हुई है वो हमारे ही भाइयों ने खुद ही की है, कोई बाहर से नहीं आता। ये हमारे ही पाकिस्तानी अशरवार की में देखेंगे आप, पेड एजेंट होते हैं या वो एक स्पेशल एक मोटिवेशन के तहत होते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए हमारी अपनी कौम की एक करैक्टर बिल्डिंग की बहुत जरूरत है, अवेयरनेस की बड़ी जरूरत है। और जो फैक्टर्स ऐसे सुसाइड बॉम्बर्स या टेररिस्ट पैदा करते हैं उनकी जो नर्सरी है उसको खात्मे की जरूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि नेक्टा बेचारे का कोई कसूर नहीं है, ना वहाँ की गवर्नमेंट का कसूर होगा। बेसिकली टाइम लिमिट बड़ी कम होती है, उसमें बड़ी मुश्किल होता है संभालना। देखें ना, पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो एरियाज हैं बहुत थिक है। अगर कोई फैमिली वाला जा रहा या कोई भी बंदा जा रहा है, उसने बुक्कल मारी हुई अपने किसी चादर की और उसमें जाके जल्दी जल्दी फेंक के चला जाता है, 15 मिनट बाद उसको डेटोनेट कर देता है। और जाहिर है ये रिमोट कंट्रोल से होती है, यानी टेलीफोन से भी हो सकते हैं और वैसे भी टाइमर से भी हो सकते हैं जो बम होता है। तो मेरा ख्याल है ये इसकी डेटोनेशन में वो थोड़ा सा टाइम मिलता है उनको। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसमें जो बेसिक जो जहाँ से जो इंटेलिजेंस है उसका स्पैन जो है पीछे लेके जाना चाहिए, क्योंकि इमीडिएट इंटेलिजेंस जो आती है उसमें लॉ एनफोर्समेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसी चीजों पे काबू करना या उसको काउंटर करना। ठीक हो गया मलिक साहब, थोड़ा सा मैं आगे चीज़ को लेकर चलता हूँ। ये हाइब्रिड वॉर की आप बड़ी बात करते हैं, हम लोग भी बात करते हैं। प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की जा रही है, ये भी देखते हैं। और हमने देखा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, अगर मैं बात करूँ, जो बैलेंस करती हैं इस सारी सिचुएशन को, उनके ऊपर अटैक करना, उनकी करैक्टर असैसिनेशन, उनके ऊपर डेरोगेटरी रिमार्क्स देना, ये सब कुछ हम देख रहे हैं। ये इसको आप किस पैराए में जी फ्रेम करना चाहेंगे? देखिए, मैं एक अर्ज करूं कि मैं इस पे काफी मेरी स्टडी है, आप लोगों ने पहले भी देखा है, मैं प्रेसर भी करता रहता हूं। देखें, पाकिस्तान के बहुत से दुश्मन हैं और एक चीज मत भूलें कि हमारा जो न्यूक्लियर है ये लोगों को पसंद नहीं है और खास तौर पर वेस्ट को भी नहीं पसंद। और मैंने पिछले दिनों एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि बड़े हैवी अमाउंट जो है पाकिस्तान में फ्लक्स की गई है और वो पाकिस्तान को डिसबैलेंस करने के लिए किया गया है। और जाहिर है उसमें जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उसमें प्रॉक्सी वार जो है नंबर 1 है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप इदारों को कमजोर करते हैं, वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हों, वो डिफेंस की इंस्टीट्यूशन हो, दुनिया पूरी में आप स्टडी कर लें। इवन ओल्डन डेज में भी जब भी कभी किसी को नुकसान पहुंचाना होता था तो पहले इदारों को पहुंचाया जाता है, ताकि वो इदारे जिन्होंने इसको डिफेंड करना है, वो इदारे जो इसकी हिफाजत में मामूर हैं, उनको नुकसान देने की कोशिश की जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी हमारे यहाँ सिलसिला चला हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में हमारे पॉलिटिशियंस को इकट्ठे बैठने की जरूरत है। कल मैंने अपील की थी ट्विटर पे टू दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं जी इमरान खान साहब, मैं आपसे एक अर्ज करूंगा कि आप अपनी ईगो को एक साइड पे छोड़ के सारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठ के 2 मामलों पे बैठ के फैसले कर लें और उसके TOR बना लें। एक आपकी सिक्योरिटी है और एक आपकी
अपनी जो इकोनॉमी है उसको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। बाकी जरूर लड़े, जरूर पॉलिटिकल झगड़ा भी करें, पॉलिटिकल टॉन्टिंग भी करें, सब कुछ करें, लेकिन ये न करें कि हम एक इस तरह मुल्क को खींच के ले जाएं जिसमें अफरा तफरी का जो है वो मामला हो। लेट्स लर्न टू लिव ईच अदर विद यूनिटी एंड ऑफ कोर्स वो डिसिप्लिन जो कि कायदा आज़म ने हमें दिया था उससे हम बहुत हट रहे हैं। उन्होंने यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन की बात की थी, हम तीनों को भूल रहे हैं। लिहाजा मैं एक चीज बता दूं कि जो मैंने रिक्वेस्ट की है इमरान खान साहब की, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब ने धरना दिया हुआ था और आपको पता है कि कादरी साहब भी थे, दोनों का बड़ा जोर शोर से चल रहा था और उस वक्त एक जिरगा बना था जिसको मैंने हेड किया था। और मेरा इमरान खान साहब को मैं रिमाइंड भी करता हूँ, मेरी इनके पास विजिट्स भी हुई और आखिर मैंने इस पोजीशन में आ गया कि मैंने इनको कन्विंस किया कि आप बड़े दिन हो गए हैं, इसको आप किसी तरीके से आप निकले यहाँ से। जाहिर है दोनों पार्टियों ने को चाहिए थी, तीनों को एक सेविंग फेस चाहिए था और इमरान खान साहब को पता है कि वो मैंने सेविंग फेस कैसे दिया। ठीक है। उसमें 7 पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनको मैं हेड कर रहा था, जिसमें हमारे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब भी थे, सेनेटर साहब, और हमने सब ने मिलकर एक कलेक्टिव सोच के साथ आगे बढ़े थे जिसको मैं लीड कर रहा था। और आखिरी जो मैं एक पैगाम लेके गया सारे जिरगे से उनको कंटेनर में, और मेरे साथ और भी जो हमारे सीनियर पॉलिटिशियन साथ थे, उनमें से जहांगीर तरीन भी थे, शफकत महमूद भी साहब थे, हासिल जो अल्लाह उनको जनरल सीव करे वो भी थे। उसके बाद इसमें PMLQ के बहुत सीनियर लोग हमारे साथ थे, उनका नाम नहीं मैं ले रहा हूँ, बहुत लंबी लिस्ट थी। बहरहाल हाँ कन्विंस कर गए कि भाई ये आपको ये धरना छोड़ना मुल्क के लिए फायदे में है, हमें छोड़ देना चाहिए। और हम ग्रेटफुल कि इमरान खान ने बात मेरी सुनी और उसके बाद आपको पता है एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया जो हमने इनको भी दिखाया, सारी पार्टियों ने मिलकर देखा और फिर वो डार साहब ने। तो मलिक साहब, अब लगता है आपको कि इस दफा इमरान खान साहब बात मानेंगे आपकी? इस दफा लगता है आपको कि ही विल लिसन टू यू? मैं आज ये भी कह रहा हूं इमरान खान से कि मैं जो कह रहा हूं मैं कौम की बेहतरी के लिए कह रहा हूं, आपकी बेहतरी के लिए कह रहा हूं, आने वाले वक्त के भी कह रहा हूं। लिहाजा ये एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाए, उसमें ये 2 मैटर रखें, उसके बाद इसके ऊपर लेजिस्लेशन करें, क्योंकि किसी भी सूरत में हमें सिक्योरिटी पे और कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और मेरी अपील होगी सारे के सारे जितने भी पॉलिटिशियन मेरे कोलीग हैं, सीनियर भी हैं, जूनियर में, फॉर गॉड सेक डू नॉट प्ले योर पॉलिटिक्स ऑन सिक्योरिटी। ये बहुत खतरनाक है, दुश्मन यही चाहता है, वो पता भी नहीं लगने देता और अपनी चीजें, और जो जिसे कहते हैं गोटियां इस तरह खेलता है कि अगले को नहीं पता होता लेकिन वो खुद ही चल जाता है उसमें। मलिक साहब, मुझे वक्त में हमें चाहिए कि हमें पाकिस्तान में यूनिटी के साथ साथ अपनी सिक्योरिटी को किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज न करें, क्योंकि जो बाहर के दुश्मन है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और आपको पता है कि ये आप जब 5th जनरेशन वार की बात कर रहे हैं, मैं आपको रिमाइंड करा दूं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कि जो मोदी था, इफ यू रिकॉल, मैंने इसका जिक्र अपनी बुक में किया था, मूडीज वॉर डॉक्ट्रिन में भी बड़ा क्लियरली, कि उसने ये ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि मैं बलूचिस्तान को अलहदा करूंगा और मैं हर वो कोशिश करूंगा। उसके डिफेंस मिनिस्टर ने यही कहा, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उसकी अपनी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। तो क्या हम जब एक दुश्मन खुल के हमें कह रहा है और वो एक साजिश बना रहा है, तो क्या हम उस साजिश को काउंटर करने के लिए हमें यूनिट नहीं करनी चाहिए? मुझे एक चीज बताइएगा, मुझे एक चीज बताइएगा। नहीं, इंडिया के पॉलिटिशियन में कभी पोलराइजेशन आपने देखी है? वो शाइन इंडिया के नाम से चलते हैं और पाकिस्तान को जिस तरह वो बैशिंग करते हैं वो आपके सामने है। आप ट्विटर पे चले जाएं, जब से मैंने शुरू किया है मोदी के खिलाफ जो उसने हमारे साथ गड़बड़ी शुरू की थी, रोज गालियां पड़ती हैं। मैं ये समझता हूं कि वहां पे एक नेशनलिज्म का जो एलिमेंट है ज्यादा है एज कंपेयर टू अस। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी अपने पॉलिटिशियंस को, अपने दोस्तों को, अपने कोलीग्स को कि लेट्स हैव यूनिटी टुगेदर, और इसको लीड जो है वो इमरान खान करेंगे। मलिक साहब, आगे मुझे थोड़ा सा इसको जरा आगे लेकर, क्योंकि आपने काफी सारी चीजें समराइज की है, मुझे जरा इसको स्टेप बाय स्टेप चलने दीजिएगा। आपने बात की पाकिस्तान की, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दैट, वेरी कैंडिड फीडबैक। हालात जो हैं वो काबू में नहीं है इस वक्त, जो अपेरेंटली नजर आ रहा है किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को डैमेज करने की कोशिश भी की जा रही है और काफी तरीकों से उस पर अमल दरामद भी किया जा रहा है। इस पे मुझे बताइएगा क्या कहते हैं आप? देखें, सबसे पहली बात है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है उसको चलाना मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का काम है। ही इज द एक्चुअल चीफ एग्जीक्यूटिव हैंडलिंग दिस इश्यूज डे टू डे बेसिस। जहां तक तल्लक है हमारी जो वार हो रहे हैं फौज पे, बाहर से भी
और जिस अंदाज से आपने देखा है इंडिया कर रहा होता है, रोज प्रोपेगेंडा कर रहा होता है, वो भी आपके सामने है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें सिक्योरिटी पे किसी सूरत पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर कहीं से कोई नेगेटिविटी है तो उसको कवर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर शुड कम एंड प्ले इज इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अवाम चाहती है उनसे सुनना कुछ, लेकिन अगर वो भी साथ मिल जाएंगे और जो इस वक्त गाली गलौज हो रही है उसको बंद नहीं किया जाएगा या उसको एक पॉलिटिकल तरीके से, पॉलिटिकल अंदाज से हैंडल नहीं किया जाता है जैसे हमने जिरगे के थ्रू हैंडल किया था वो जिरगा, तो ये चीजें और बढ़ जाएंगी। फिर मैं ये भी कह देता हूं बड़ा खुल के, फिर ये आपके डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, खराब हो जाएंगे कि सवाल नहीं सकेंगे आप। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, एक छोटी सी व्यूअर्स हम ब्रेक लेते हैं और जब हम वापस आते हैं तो जरा नेशनल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, क्योंकि मलिक साहब मेरे ख्याल में द ओनली मिनिस्टर जो इंटीरियर में 5 साल इंटीरियर मिनिस्टर हैं, इनसे बात करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है और इसमें जो डिस्कशंस होती हैं वो पब्लिकली उन पे बात करना किस हद तक ठीक है या गलत है। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी मलिक साहब, मुझे ज़रा ये चीज़ समझाइएगा, बल्कि मेरी बजाय पूरी कौम को समझाइएगा, ये जो नेशनल इश्यूज़, नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर आप लोग होते हैं, आपने सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में वहाँ पर टाइम भी गुजारा हुआ है, सर ये कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं और इधर जो आप लोगों की डिस्कशन होती हैं उसको क्या पब्लिक करना ठीक है या नहीं है? मैं रेफरेंस टू अयाज सादिक में बात कर रहा हूँ, जिस पर DGISPR ने फिर आके वजाहत भी दी। जी देखें मंसूर साहब, नेशनल सिक्योरिटी एक ऐसी इशू है जो आपके डिफेंस से रिलेटेड, आपके मुल्क की सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। इस कमेटी को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन। उसमें मेंबर होते हैं इंटीरियर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और समटाइम्स दी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और उधर से तीनों चीफ होते हैं फोर्सेस के, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होता है। इंटेलिजेंस के दोनों हेड, बल्कि तीनों हेड होते हैं, MIB, IBB और ISIB। वहाँ वो जितनी चीज़ें डिस्कस होती हैं बड़ी ओपन माहौल में होती हैं, और वो हर इशू जो कि मुल्क फेस कर रहा होता है सिक्योरिटी के लिहाज से, उसमें डिस्कशन होती है। उसके बाद फिर एक हैंड आउट इशू होता है। उस हैंड आउट के अलावा कोई भी उसका मेंबर बात करने का बाहर मिजाज नहीं होता। लेकिन अब जो हालात वाकयात हो गए हैं, नेशनल सिक्योरिटी को आप लिंक करें अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो आप दो चीजें मैं आपको वाज़ेह कर दूं, पढ़ लीजिए और अवाम भी देख ले कि आप एक जुडिशरी के खिलाफ और अपनी आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं दे सकते। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड एंड नॉट टू स्टेट अगेंस्ट जुडिशरी एंड द आर्मी, तो डिफेंस फोर्सेस। तो लिहाजा इसकी अगर हम एक रिस्पेक्ट करें, आई थिंक वो बहुत बेहतर होगा। लेकिन ये जो नेशनल सिक्योरिटी के इशू लो लेवल पे, मिड लेवल पे, हायर लेवल पे होते हैं, अब इन सारी जो चीजें होती हैं नेशनल सिक्योरिटी में या कमेटी में आती हैं, वो सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, बेसिस की रिपोर्ट्स होती हैं, फिर अपनी असेसमेंट होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की, कि उन पे उनकी क्या असेसमेंट है, और अगर कोई ऐसी नेगेटिव चीज आ रही है तो उसको आपने कैसे संभालना है, कैसे लेके चलना है। अब मोस्ट रिसेंटली पता, मैंने एक स्टेटमेंट दी थी, तो उस पे लोगों ने मुझे ट्विटर पे पूछा जी आप उनके नाम बताएं। मैंने कहा जहां मैंने बताने थे वहां बता दिया। और मैं खुद भी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर हूं, मैंने भी इसमें कुछ काम कर रहा हूं, तो इंशाल्लाह जो चीज सामने आएगी हम पब्लिक से होल्ड नहीं करेंगे, लेकिन एक अप्रोप्रिएट टाइम पे। लेकिन एक चीज वाज़ेह मैं कर दूं कि आपको भी, पूरी कौम को भी, कि जो हमारे खिलाफ एक मुहिम चली है या पैसा आ रहा है या वो हमें डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो काम खुद अनफोल्ड होती हुई देखेगी। क्योंकि मुझे शुक्र अल्लाह का कि जब किसी को एक्सपोज कर दिया जाए तो उसका टेम्पो में फर्क आता है। मैं ये समझता हूँ जब एक्सपोज होने के बाद टेम्पो में भी फर्क आएगा। हमारी एजेंसियां भी और हमारी हुकूमत, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और डायरेक्ट जो अथॉरिटीज डील करती हैं वो भी अलर्ट हैं। तो इंशाल्लाह वी होप कि हमें दुश्मन ने जो नुकसान सोचा हुआ था शायद उस हद तक ना जाए। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं फैक्ट ऑफ पे बात करना चाहूंगा। आप पहले कहते थे कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेगा, आई स्टिल रिमेंबर दैट। 27 में से 21 पॉइंट पे पाकिस्तान ने कंप्लाई कर दिया, पाकिस्तान का नाम आज भी नहीं निकला। आप क्या समझते हैं? और हुकूमत कहती है कि जी पाकिस्तान, हमने बहुत बचा लिया पाकिस्तान, वरना ब्लैक लिस्ट में जा रहा था, जबकि मुझे याद है आप कहते थे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेगा और शायद आइंदा आने वक्त में भी ना निकले। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि मैं लिख के देता हूं कि पाकिस्तान को कोई भी ब्लैक लिस्ट में नहीं डालेगा। उसकी वजह यह है कि चाइना हमारा दोस्त है, वो वीटो कर सकता है। ठीक है, मैं प्रैग्मेटिकली बात कर रहा हूं।
रही बात फैटफ की, जो फैटफ में डिमांड आई, ये वही डिमांड थी जो अमेरिका हमसे करता था ड्यूरिंग वॉर ऑन टेरर, और हमेशा कहता था कि ये आप चेंजेस लाएं, जो हमने नहीं की थी फॉर सर्टेन रीजंस, लेकिन अब क्योंकि हमने कर दी हैं, और जो इतने मतलब आप पास होना हो तो आपको 33% मार्क्स चाहिए ना, आपने तो 95% कर दिया, तो फिर भी उन्होंने नहीं निकाला। इसलिए नहीं निकाला कि जब तक अफगानिस्तान का मसला हल नहीं हो जाता, जो पीस प्रोसेस है, उस वक्त अमेरिका आपको फैटफ से नहीं निकलने देगा, क्योंकि कंप्लेंट उन्होंने किया है। इसलिए मैंने वो जो कंपेन शुरू किया था ओबामा साहब के वक्त भी और अब जो डोनाल्ड ट्रंप के वक्त भी, कि इसको आप विदड्रॉ करें कंप्लेंट को पाकिस्तान के खिलाफ। और आपको ये भी पता है कि ये कंप्लेंट बेसिकली शुरू हुआ था इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कहने पे, और बाद में इट वाज टेकन ओवर बाय यूएस से। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जुड़ा रहेगा हमारे साथ, ये हमें अंडर प्रेशर करेंगे, क्योंकि ग्रे लिस्ट में रहकर हमारी इकानमी और दबती है, इकानमी और तबाह होती है, और जो हमारे दुश्मन है ये भी एक 5th जनरेशन वार का और प्रॉक्सी वार का एक हिस्सा है। तो मैं सॉरी टू से, लोग कुछ भी कहे, मैं कहूंगा फैटफ जो कर रहा है वो एक किस्म की इनडायरेक्टली हमारे खिलाफ टेररिज्म, फाइनेंसिंग टेररिज्म कर रहा है। अगर ग्रे लिस्ट निकाल दे फिर भी हम काम करेंगे, बट व्हाई आर यू डिस्ट्रॉइंग आवर इकोनॉमिक सिस्टम? हमारी एलसी नहीं खुलती, हमारे बहुत से इशू हैं। तो अगर हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, हम मेंबर स्टेट हैं, तो हमारे साथ ये जुल्म ना करो कि हमें ग्रे लिस्ट से ना निकालो, क्योंकि यू डोंट वांट इट, यू वांट टू हेल्प योर इंडियन फ्रेंड्स, जो उनके वो बेबी है। इंडिया की आपने, ठीक मलिक साहब, आपने इंडिया की बात की, मैंने कहा मैं आपको बता दूं 2015 और 16 में ये जो वेदर सैटेलाइट इन्होंने की थी, ये आपने कहा था कि ये वेदर सैटेलाइट नहीं है, ये कोविड ऑपरेशन है जो अमेरिका और हिंदुस्तान कर रहा है। आज वो चीज़ प्रूव हो गई है, क्या कहेंगे इसके ऊपर जी? जी बिल्कुल, मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था, फिर मैंने स्टेटमेंट भी दी और बड़ा ओपन आया। उस वक्त ये हुकूमत को मैंने वार्निंग की कि अभी ये जो कह रहे हैं कि हमें वेदर कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये इंडिया के थ्रू बेसिकली आप देखें, वेदर कोऑर्डिनेट्स अमेरिका से या जो वेस्टर्न मुल्कों से बेहतर कौन जानता है, तो ये कोई कोविड स्पाइंग ऑपरेशन है, और वो 2015 में शुरू, 2019 में उन्होंने सैटेलाइट में जो भी फिटिंग करनी थी, जो भी उसके कोऑर्डिनेट या जूमिंग इन करनी थी, वो कर ली। और आपने देखा लास्ट वीक जो उन्होंने एग्रीमेंट किया 5 पॉइंट का, उसमें सारे का सारा अगर उसको गौर से पढ़ें तो आप देखेंगे कि वो इंडिया ने इस अंदाज से करवाया, इस अंदाज से किया है कि अमेरिका और इंडिया दोनों मिलकर एक्चुअली अपनी दुश्मन निकालेंगे पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। उसमें मैंने जो 5 पॉइंट है उनको लेबरेट करके कल आप पढ़ लीजिए, परसों मेरा एक आर्टिकल आएगा जिसको मैंने बड़ी फुल स्टडी के साथ, और जो इन्होंने कोऑर्डिनेट सैटेलाइट किया वो भी किए हैं। और देखें, ये बहुत जो एक मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी खुशनुदी हासिल करेगा अपने वेस्ट की, और वो ही इज अ पेविंग वे फॉर वर्ल्ड वॉर 3 इन दिस एरिया, इन दिस रीजन। इसलिए साउथ एशिया को अमन जो है वो बहुत खतरे में है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बात तो समझ में नहीं आती है, आपको पता, बड़ा रेटिक्स आदमी है, और जो उसके दिल में करता है, अगर वो पुलवामा धमाका करा के जीत सकता है या जीतने के लिए ऐसी चीजें कर सकता है, तो उसे कुछ भी एक्सपेक्टेड है। तभी उसने जो कश्मीर में किया वो भी आपके सामने है। आज भी अगर आप देखें तो आप जो पूरी की पूरी सी पे अराउंड इंडिया, वो भी अमेरिका के हवाले जजीरा था, वो हवाले हो गया, इन्होंने एक्सचेंज कर लिया ऑस्ट्रेलिया के साथ। और जितने भी सी रूट्स जाते हैं चाइना की तरफ, दे आर ऑल बीइंग मॉनिटर्ड बाय यूएस। और जो इंडिया के सॉइल से, यानी कि उनके समुद्र से होके जाता थी, वो भी अंडर मॉनिटरिंग है। तो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू स्क्वीज चाइना, मलिक साहब सफोकेट करना चाहते हैं। पाकिस्तान बीइंग ए कंट्री क्लोज टू चाइना, तो इसलिए उनको हमसे भी काफी तकलीफ है। मलिक साहब, आपके पास मैंने जरा पॉलिटिकल आने, मुझे जरा शॉर्टली बताइएगा, ये जो यूएस और हिंदुस्तान की मोहब्बत चल रही है, ये आपको लगता है 2 साल में ऑन ह्यूमैनिटेरियन थिंग जो कुछ वहां पर हो रहा है, ये रिवर्स होने जा रही है, या आपको लगता है इट विल गो ऑन लाइक दिस? वेरी शॉर्टली। देखिए, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, वो इंडिया नहीं छोड़ेगा। इंडिया ने अपनी तरफ से कश्मीर पे कब्जा कर लिया है, ठीक है। हम अभी तक, आई एम सॉरी टू से, फेल हो रहे हैं। अभी तक हम कोई भी ऐसी कोई रेजोल्यूशन नहीं ले जा सके यूनाइटेड नेशंस में, जहां पे हम कह सकेंगे ये हुआ। देखिए कितनी देर से आर्मी कर्फ्यू लगा हुआ, मिलिट्री कर्फ्यू लगा हुआ है, हमारी तरफ से एक भी करारदाद नहीं गई। हम कहते थे कि हम डेलीगेशन भेजेंगे पूरी दुनिया में, कहाँ गए? मुझे डेलीगेशन एक भी गया हो? मैं समझता हूँ ये कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन,
इंडिया में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं ये चलती रहेंगी, क्योंकि अभी उसका कोई मुंह बंद करने वाला नहीं है, उसको ब्लॉक करने वाला कोई नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को बढ़ना चाहिए, जितनी मुस्लिम उम्मा है उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक मुस्लिम उम्मा का मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, आप एक्सपीरियंस कर ही लिया है कि हमारे साथ जो हुआ उसका अफसोस ही कर सकता बंदा। देखे वो कश्मीरी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, हाँ वो नहीं कर सके। ठीक है मलिक साहब, थोड़ा सा मुझे जरा, बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, थोड़ी सियासत की मैंने आपसे बात करनी है, मुझे शॉर्टली बताइएगा। 2-3 चीजें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत है, आप उसको, आर यू सेटिस्फाइड विद इट? और स्पेसिफिकली अगर हम पंजाब की सियासत की बात करें, क्योंकि अगर पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्रो नहीं करेगी तो यू नो इट बेटर कि पूरा इंपैक्ट जो है मुल्क के अंदर वो नहीं हो सकता। क्या कहेंगे इस पर? मंसूर साहब, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में भी सरप्राइज देगी। आप देखें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में है, जिस किस्म की उनकी आबोगत हो रही है, जिस अंदाज से उनको मिल रही है टोटल फीडबैक मिल रही है, और जिस तरह उनको रिस्पेक्ट और जिस तरह हमारी पीपल्स पार्टी को लोगों को पसंद आ रही है, मैं समझता हूँ यही एक अंदाज आप देखेंगे पंजाब में भी। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा है ना हमारे खिलाफ कि ये कुछ नहीं कर सके, पॉलिटिकल पार्टी अप एंड डाउन होती रहती है। जो डेमोक्रेसी होती है वो इलेक्शन होती है। आप देखें ना, बिलावल भुट्टो जरदारी बजाय इसके उनके साथ उलझे, वो अपना काम कर रहे हैं और वो जाके गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, वेरी राइट ये है। तो मेरा अगर देखें तो एवरीबॉडी इज एप्रिशिएटिंग हिम बिकॉज़ जिस अंदाज से उन्होंने काम किया, आई थिंक नॉट यू बट एवरीबॉडी इज सेइंग दैट ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। और मैं ये बता दूं तो कि इंशाल्लाह विल मेक द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स और हमें मेजॉरिटी आएगी वहां से इंशाल्लाह। ठीक मलिक साहब, आप एक, वेदर यू एक्सेप्टेड यू डोंट एक्सेप्टेड, बट आई नो यू आर अ लिंक बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड द एस्टैब्लिशमेंट। सो गोइंग फॉरवर्ड आप कैसा रिलेशनशिप देख रहे हैं? बिकॉज ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तौर पे मैं एक क्लैरिफिकेशन कर दूं, क्या यूज्ड टू बी मीडिएटिंग बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड फ्रेंड्स फ्रॉम पिंडी, वो उस वक्त थे जब जनरल मुशर्रफ थे, उसके बाद मैं करता रहूं। लेकिन अब कोई, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई कांटेक्ट है, अगर है भी है तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे थ्रू नहीं है। मेरी अगर आप कहते हैं कि मेरी मुलाकात हुई या मैं करता हूं, तो मैं क्योंकि चेयरमैन हूं स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर का, मेरे साथ इंटरेक्शन होती रहती हैं और बहुत सी चीजें जो मेरे पास आती हैं जो मैं देखता रहता हूं। और ऑफिशियली आई डू डील बट नॉट ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ओके, सो गोइंग, जो मुझे कहेंगे काम बिल्कुल करूंगा, और जो कुछ थोड़े बहुत मुझे असाइनमेंट मिलती है वो बिल्कुल मैं करता हूं। अब देखें फैट ऑफ के बिल थे, जहां मुझे पार्टी ने कहा कि ऐसे करो, पार्टी को भी सामने रखा, मुल्क के जो इंटरेस्ट उसको भी सामने रखा। मेरे जितने कॉलीग्स हैं सेनेट में वो भी जानते हैं, आई हैव ऑलवेज प्लेस्ड पाकिस्तान फर्स्ट, और क्योंकि हमारी पार्टी का भी जो एक मोटो है कि पाकिस्तान फर्स्ट एंड देन एनीथिंग। सो आई थिंक वी आर ऑल डूइंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, लास्ट क्वेश्चन, ये जो पॉलिटिक्स ऑफ ईगोज चल रही है, अभी हमने पहले भी बात की थी ऑन फोर फ्रंट, और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान को डैमेज भी कर रही है एंड इट्स वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि पहले भी जो भी देखें, अल्लाह को भी ईगो नहीं पसंद, यू नो, और सियासत में ईगो नाम का लफ्ज होता ही नहीं है। ये सियासत चलती ही कंसेंसस के साथ है, कॉम्प्रोमाइजेस के साथ, लेकिन ये सिर्फ बात ना करना कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। मैं पहले ही कह रहा हूं कि नेशनल, जो आप कहते हैं नेशनल रीऑर्गेनाइजेशन का रिकॉग्निशन जो करते हैं आप, जो रिकंसिलिएशन जी मंडेला का था कि नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई एनआरओ नहीं लिया था और ना एनआरओ कोई ऐसी चीज है। ये बिल्कुल इसकी जो एब्रीवेशन है वो गलत इस्तेमाल हो रही है। मैं पूरी कौम से और सारे पॉलिटिकल लीडर्स से कहूंगा कि ये एनआरओ का लफ्ज कहना छोड़ दें। और दूसरा, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि किसी को रिलीफ दे सके, क्योंकि नैब इंडिपेंडेंट है। या मान ले कि नैब आपके अंडर काम करता तो ठीक है, मान लेते हैं जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल, नैब आप अंडर ही नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम उनको एनआरओ नहीं देंगे? तो लेट्स गेट आउट ऑफ दिस और लेट्स गेट टुगेदर यूनिटी के साथ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या बेहतरी के लिए करना चाहिए। सेनेटर रहमान मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेट योर टाइम। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से वो ख्वाहिशात, वो दुआएं जो हर मुसलमान के दिल में हैं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर अपना रहम, अपना फजल फरमाए, आमीन। तेरे होते हुए जन्म लिया होता,
कोई मुझसा न दूसरा होता। सांस लेता तू और मैं जी उठता, काश मक्का की मैं फिजा होता। हिजरतों में पड़ाव होता मैं और तू कुछ देर को रुका होता। तेरे हिजरे के आसपास मैं कहीं कोई कच्चा रास्ता होता। बीच ताइफ बवक्ते संग जनी तेरे लब पर सजी दुआ होता। किसी गज़वा पर ज़ख्मी होकर मैं तेरे कदमों में जा गिरा होता। काश उहद में शरीक हो सकता और बाकी न कुछ फिर बचा होता। तेरी कमली का सोत क्यों ना हुआ तेरे शानों पर झूलता होता। चोब होता मैं तेरी चौखट की या तेरे हाथ का असा होता। तेरी पाकीज़ा ज़िंदगी में कोई गुमनाम वाक़या होता। लफ्ज़ होता मैं किसी आयत का जो तेरे होंठ से अदा होता। मैं कोई जंगजू अरब होता और तेरे सामने झुका होता। मैं भी होता तेरा ग़ुलाम कोई लाख कहता ना मैं रहा होता। सोचता हूँ तब जन्म लिया होता तो जाने फिर क्या से क्या हुआ होता। चांद होता तेरे ज़माने का फिर तेरे हुक्म से बटा होता। पानी होता उदास चश्मों का तेरे कदमों में बह गया होता। पौधा होता मैं जलते सहरा में और तेरे हाथ से लगा होता। तेरी सोहबत मुझे मिली होती तो मैं तब कितना खुशनुमा होता। मुझ पर पड़ी होती तेरी चश्म कर्म, आदमी क्या मैं मोजज़ा होता। टुकड़ा होता मैं एक बादल का और तेरे साथ घूमता होता। टुकड़ा होता मैं एक बादल का और तेरे साथ घूमता होता। आसमान होता अहदे नबवी का तो तुझको हैरत से देखता होता। खाक होता मैं तेरी गलियों की और तेरे पाँवों चूमता होता। पेड़ होता खजूर का मैं कोई, पेड़ होता खजूर का मैं कोई जिसका फल तूने खा लिया होता। बच्चा होता गरीब बेवा का, बच्चा होता गरीब बेवा का सर तेरी गोद में छुपा होता। रास्ता होता तेरे गुजरने का और तेरा रास्ता देखता होता। बुत ही होता मैं खाना काबा में, बुत ही होता मैं खाना काबा में जो तेरे हाथ से फना होता। मुझको खालिक बनाता गारे हसन, मुझको खालिक बनाता गारे हसन और मेरा नाम भी हिरा होता। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।